नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलिया में गुरुवार को दिन दहाड़े सबके सामने एक शख्स की हत्या की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 24 घंटे बाद भी हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और अब बलिया गोलीकांड को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुख्य आरोपी भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। दिन के उजाले में सैकड़ों लोगों की भीड़ में और कई अफसरों की मौजूदगी में दनादन फायरिंग करते हुए एक शख्स को मौत की नींद सुलाने का आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बलिया गोलीकांड में अब तक 25 आरोपियों में से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें मुख्य आरोपी का भाई भी शामिल है। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि वारदात के वक्त पुलिस वालों से घिरा डब्लू सिंह आखिर कहां गायब हो गया। वहीं इस घटना में जान गंवाने वाले शख्स के घर में मातम पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार अब सभी दोषियों की गिरफ्तारी और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। बलिया गोलीकांड को लेकर अब विपक्ष ने भी यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल बलिया में हुई हत्या के बाद अब जिला प्रशासन के सामने मुख्य आरोपी डब्लू सिंह को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुलिस की कई टीमें बलिया और आसपास के इलाकों में छापे मार रही हैं। लेकिन प्रशासन के लिए इस सवाल का जवाब देना सबसे बड़ी चुनौती है कि जब वारदात के बाद डब्लू सिंह पुलिस वालों की पकड़ में दिख रहा था, तो आखिर वो अचानक कैसे अंडरग्राउंड हो गया। बलिया से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बलिया में सरेआम हुए गोलीकांड की घटना पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह क्रिया के बाद होने वाली प्रतिक्रिया का उन्होंने हवाला दे डाला। दरअसल ऐसे ही बेतुके आपत्तिजनक और विवादित बयान देकर सुरेंद्र सिंह सुर्खियां बटोरते रहते हैं और गोलीकांड पर सुरेंद्र सिंह का बयान इसी की एक कड़ी भर है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार को ही हिंसक झड़प में तमाम अफसरों की मौजूदगी के बीच गोलीबारी की घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिन दहाड़े हुई हत्या को एक्शन का रिएक्शन बता डाला। गोलीकांड का जो आरोपी जिसको आप बता रही हैं जो है उसके पिता को लोगों ने डंडे से मारा, तब जो है तो ये बताइए किसी के भी पिता को, किसी के माता को, किसी की बहन को, किसी के भाभी को भी मार करके कोई मार देगा तो वहां पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये पहला मौका नहीं है जब सुरेंद्र सिंह ने किसी गंभीर घटना को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही हाथरस कांड पर भी शर्मनाक बयान देते हुए गैंगरेप की घटनाओं के लिए लड़कियों में संस्कार की कमी को जिम्मेदार बता डाला था। लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। इसके लिए उन्नाव में गैंगरेप कांड पर भी सुरेंद्र सिंह ने ऐसा ही एक बयान देते हुए पीड़िता को कटघरे में खड़ा करते हुए सुरेंद्र सिंह ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव किया था। उसमें बिल्कुल जो है हमारे कुलदीप सेंगर जो हैं वहाँ उस दिन थे भी नहीं। हकीकत है उनका भाई इन्वॉल्व है, इसमें कोई मारपीट में इन्वॉल्व है। और बताइए आप ही लोग पत्रकार हो, मेरे भाई हो, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा आरोप कभी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए।
महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाएगा। सटीक हकीकत है। अब बताइए, तीन बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? यूपी में बढ़ती रेप की घटनाओं पर भी सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि भगवान भी चाहे तो बलात्कार की घटनाओं को रोक नहीं सकते। ऐसा देखिए, बढ़ाना घटाना पत्रकार जी आप लोगों की लेखनी में है और आपकी बाड़ी में। असली बात जो है पुलिस विभाग से मिलेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। अपने विवादित और बेतुके बयानों से अपनी पहचान बनाने वाले सुरेंद्र सिंह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आपत्तिजनक टिप्पणी करके भी अपनी ही पार्टी की फजीयत करवा चुके हैं। राजनीति का जर्सी बादशाह है वो, जो है भारतीय जुआ था, पिता उसके थे और माता जी इटली की। तो क्या हुआ, यह जो है मिक्सचर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका कल्चर भी मिक्स है। इटली और भारत का मिक्स कल्चर है, इसलिए जब तक एक स्वर, एक चिंतन, एक भाव नहीं होगा तब तक भारत और भारतीयता को कौन जान पाएगा। 2017 में विधायक बनने से पहले सुरेंद्र सिंह पेशे से टीचर हुआ करते थे, लेकिन बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी में उनसे समर्थकों ने एक सरकारी अफसर से मारपीट की थी। चौपाल था, जिले का पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच में जन चौपाल। जी तभी रियायत महोदय से किस तरह की झड़प हुई सर? किसी से नहीं, वो लगा गुंडाई करने, वो जो है नेताओं को ही दोष देने लगा। जी उसी पर जो है नेता लोग थोड़ा प्रतिकार कर दिया, कोई बात। हालांकि तमाम बदजुबानियों के बावजूद अब तक भाजपा ने अपने इस बिगड़ैल विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब इस मामले में खुद सुरेंद्र सिंह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बलिया में सरेआम गोली चलाने वाले धीरेन्द्र सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भदोही के औराई थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। कुछ लोग एक बच्चे से लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करवा रहे हैं। बच्चा पहले पिस्टल लोड कर रहा है और उसके बाद फायरिंग कर रहा है। इस दौरान साथ में कई और बच्चे भी इसे देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर खुलेआम बच्चे को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ये कौन लोग हैं जो बच्चों को बदमाश बनाने पर तुले हैं? ये कौन लोग हैं जो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर आमदा हैं? लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए, जहां आपको बच्चा नजर आ रहा है तो वहीं उसके ठीक पीछे बच्चे के पिता भी बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये कैसी परवरिश अपने बच्चे को दी जा रही है। सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन होता? तो एबीपी गंगा के सवाल हैं। सवाल ये कि खुलेआम हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चे को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। आरोपी पिता को पुलिस गिरफ्तार कब करेगी, ये बड़ा सवाल है। बच्चे से क्यों चलवाई जा रही है बंदूक, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और एक और अहम सवाल है कि जो पिता पीछे बैठे हैं इस बच्चे के, और वही लगता है जैसे अपने बच्चे को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? वहीं बाराबंकी में दलित युवती की गैंगरेप और हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने दिनेश कुमार गौतम नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद धान के खेत में उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बाराबंकी पुलिस इस केस में आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसके लिए कई टीम गठित की गई थी। पुलिस का दावा है कि डिजिटल सबूतों और जमीनी सूचना के आधार पर इस घटना का खुलासा किया गया है। घटना में शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों को भी सत्यापित किया जा रहा है।
वहीं इस पूरे मामले पर पीड़िता की मां ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि मेरी मर्जी के खिलाफ बेटी का अंतिम संस्कार करवाया गया। पिछले साल भी उसके साथ छेड़खानी हुई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहीं बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह ने मां के आरोपों का जवाब दिया है। मैं जानते हो जो अपने बच्चे के जान दिए देते क्या, इसीलिए हम सबके सहारा मांगते हैं। हम सबकी कि हमें बच्चे को अपने मारा ले तो हमसे पूछे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए, ऐसा एक घटना जो है वो 14 अक्टूबर की रात देर शाम की घटना है और 14 अक्टूबर को जब उसके मृतका के परिवार ने इत्तला दी पुलिस को, तो उस समय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिवार वालों से सर्वप्रथम तहरीर ली गई। फिर सम्मानपूर्वक जो शव था उसको यहाँ पर लाया गया। 15 तारीख को दोपहर में पोस्टमार्टम हुआ। घटना 14 की थी, 15 तारीख को दोपहर में पोस्टमार्टम हुआ परिवार की उपस्थिति में ही, और परिवार को ही शव सम्मानपूर्वक दिया गया और उनके द्वारा ही जो अंतिम दाह संस्कार की क्रियाएं हैं वो उनके द्वारा निर्णय करके उनके द्वारा उस 15 तारीख को शाम। खबर गोंडा से, जहां दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने एक गरीब परिवार का घर उजाड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। एक दबंग किस्म का शख्स इस गरीब परिवार की छतरी उजाड़ रहा है। गरीब परिवार के लोग उससे रहम करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स देखते ही देखते पूरा घर उजाड़ देता है। इतना ही नहीं, वो उस घर में आग भी लगा देता है। बवाल का ये मंजर गोंडा के थाना इटियाथोक क्षेत्र के कौशेंद्रपुर बसवरिया गांव का है। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में यहां की जमीन पर कब्जे को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की माने तो जमीन पर कानूनी विवाद चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्णा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे 31,000 से ज्यादा शिक्षकों का इंतजार आज खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 31,661 पदों पर नियुक्ति के लिए सहायक शिक्षकों के लिए चुने गए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत कर दी और सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए बेहतर काम करने की अपील की। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए पिछले 2 साल से आस लगाए बैठे हजारों नौजवानों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया, जब 31,661 सहायक शिक्षक पदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काउंसलिंग के बाद चुने गए अभ्यर्थियों के लिए उनके हाथ में नियुक्ति पत्र सौंप दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 68 जिलों में एक साथ सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत की और सीएम हाउस में खुद अपने हाथों से 5 टीचरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि 31,000 से अधिक हम बेसिक शिक्षा परिषद को नवनियुक्त शिक्षक दे रहे हैं और ये नवनियुक्त शिक्षक शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है ये सभी नवनियुक्त शिक्षक आज अपने अपने जनपदों में प्रभारी मंत्रियों या हमारे वहाँ के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन और बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन के शासन की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाओं को प्रदेश के अपनी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी है इन्हें प्रदान करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। सीएम योगी ने 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई देते हुए सभी से शिक्षक की भूमिका को जिम्मेदारी से निभाने की नसीहत दी। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों का
बेसिक शिक्षा परिषद में इनके आगमन का अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीवन में परिश्रम और मेहनत के इस महत्व को समझ करके बच्चों को भी उसके अनुरूप बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वो 2019 में ही शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर लेना चाहते थे, लेकिन बेसिक शिक्षा का विकास नहीं चाहने वालों ने नियुक्तियों में कई बार रुकावटें डाली, जिससे नियुक्तियां होने में इतनी देर लगी। जो हमारे मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी जुड़े हैं और अन्य हमारे जो प्रभारी मंत्रीगण जनपद स्तर के हैं, जो लोग आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के सानिध्य में आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और आप सभी एक योग्य शिक्षक के रूप में समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। यूपी के प्राइमरी स्कूल के चुने गए नए टीचरों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम ने कहा भर्ती में आरक्षण के मानकों को पूरी तरह से पालन किया गया है और अब सरकार प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर तेजी से काम करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के पूरे सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।